तो नेपाल की मदद बहरहाल इंडिया कर रहा है, जो एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने वहां कुछ भेजा। नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह से पीएम मोदी ने बात कर और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सर, यहाँ से नेपाल के लिए रिलीफ मटेरियल इंडिया भेजा जा रहा है। कल भी एक पेलोड गया हुआ था। आप किसी प्लेन को उड़ाने वाले हैं, लेके जाने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। प्लेन की खासियत क्या है, यहाँ पर कितना सामग्री हम लेके जा रहे हैं, कब तक कितना टाइम ड्यूरेशन होगा? ये एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर। एयरक्राफ्ट इज वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 to 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि NDRF का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिकल एड हम कैरी कर रहे हैं। मुल्क है इंडिया जो नेबर कंट्री है, और नेबर कंट्री ने इतना साथ भी दिया है नेपाल का। नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। रसुआ जिले में तिब्बत सीमा के पास आई इस आपदा में मौतों का आंकड़ा कम से कम 162 तक पहुंच गया है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। ऐसा खतरनाक सैलाबी रेला कि पूरे देहात को एक लम्हे में सफा हस्ती से मिटा दिया, सब कुछ बह गया। NDRF की टीम के अलावा मेडिकल बड़े इक्विपमेंट, और क्योंकि एक बड़ी त्रासदी है वहां पर इस तरीके से सफा हस्ती से देहात के देहात और लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स, शहर, जो भी इलाके वहां पर आते थे इसकी जद में, उनको बहा कर ले गया। Following horrific flooding and a massive landslide in Nepal, the images are difficult to watch. अभी तक सैकड़ों हलाकतों की या हजारों हलाकतों का खदशा है। और ऐसे मुश्किल वक्त में एक बार फिर भारत अपने पड़ोसी की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से पहले फोन पर बात की। पीएम मोदी ने बाढ़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना जताई और साफ कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और उसके लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत ने हर संभव मानवीय सहायता देने का भरोसा दिया और इस भरोसे के तुरंत बाद भारत ने जमीन पर मदद पहुंचाना शुरू भी कर दिया। नेपाल को ना वो जरूरत है इंडिया की अपनी जगह पे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। नेपाल तिब्बत सीमा पर आए फ्लैश फ्लड से नेपाल में भयावह मंजर है। अब तक 95 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। नेपाल के इस संकट की घड़ी में भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया है। भारत ने विशाल प्लेन्स पर हरकुलिस से कल ही 10 टन राहत सामग्री भेज दी थी, जिसमें सोलर लैंप, दवाइयां आदि शामिल हैं। राहत सामग्री भेजने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच बातचीत के कुछ घंटे बाद लिया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि आज नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए भारत की तरफ से 37.5 टन HADR सामग्री, दवाइयां और खाने के पैकेट लेकर दूसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और उन सभी लोगों के साथ है जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। ऐसा खतरनाक सैलाबी रेला कि पूरे देहात को एक लम्हे में सफा हस्ती से मिटा दिया, सब कुछ बह गया। अभी तक इसकी हतमी वजह किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है उसमें यही है कि शायद ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर गिरा, उसने दरिया के अंदर जाकर पानी की रवानी को बंद कर दिया, मतलब एक आरजी डैम बन गया, और फिर जल्जले की वजह से वो डैम टूटा और इतना ज्यादा पानी और उसके अंदर पत्थर और दूसरा साजो सामान जो है वो ऊपर, आप ये कहिए कि ऊंचाई से नीचे की तरफ बहा, कि उसके बाद ये जो फुटेज हम आपको चाइना से भी और नेपाल से भी, दोनों तरफ की ये फुटेज है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, वहां पर इस तरीके से सफा हस्ती से देहात के देहात और लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स, शहर, जो भी इलाके वहां पर आते थे इसकी जद में, उनको बहा कर ले गया। अभी तक सैकड़ों हलाकतों की या हजारों हलाकतों का खदशा है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जो तिब्बत का इलाका है वो और दूसरी तरफ नेपाल का इलाका, उनकी जो सरहद है वहां पर ये सब कुछ हुआ है। और यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट भी थे, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कोई 10-12 ममालिक के शहरी जो यहाँ पर टूरिज्म के लिए या आपको पता है कोपैमाई के लिए, इन मामलात के लिए वहां पर मौजूद थे। वो भी खदशा है कि इसमें बह गए हैं। बहुत सारे इन ममालिक के लोग भी मिसिंग हैं। खतरनाक सैलाबी रेला और बड़ी हलाकतों का यहाँ से खदशा है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इंडिया जो है वो दिन ब दिन काफी कंट्रीज की जो है जरूरत बनता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया एक सबसे
पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और दुनिया में नंबर 1 पे पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो नेपाल एक छोटा सा कंट्री है जिसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे आएगी, हर सूरत में आएगी। तो और दूसरी बात यह कि नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप बिल्ड करने से इंडिया को और नेपाल को दोनों को फायदा होगा, ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो नेबरिंग कंट्री जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, हमारे चाइना से अगर अच्छे रिलेशन हैं या दूसरे कंट्री से अगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो इसमें इकोनॉमी में बूस्ट आता है। ठीक है। तो इकोनॉमी बूस्ट आएगा तो लोगों के साथ खुशहाली आएगी। एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप किसी भी नेबर के साथ तनाव रख के या कोई ऐसी बीच में हर्डल रख के जिसमें और कोई ऐसी चीजें रोक कर आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करेंगे एज वेल एज के नेपाल को भी, यानी कि छोटे कंट्री को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो बेहतर है कंट्री को आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए और ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट हो और बहुत सारी चीजों की एक दूसरे कंट्री के साथ डिपेंडेंसी है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, जैसे आप ऑयल प्राइसेस है एक एग्जांपल है, एक जगह पे ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो पूरी दुनिया से इम्पैक्ट होती है। तो सेम ऐसा हमारा, हम चाहे अगर किसी वजह से प्रॉब्लम में आता तो हम खुद पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो एक सिंपल सा रूल है जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन एक सर इंसानियत के नाम की भी चीज होती है, इंडिया की तरफ से मतलब दूसरी कंट्री जितने मर्जी रिलेशन खराब करें, जब चाहे अगर बांग्लादेश की बात की जाए, उन्होंने भी रिलेशन खराब होने के बाद इंडिया से कोचेस वगैरह मांगी, इंडिया ने उन्हें दे दी। नेपाल ने जितनी मर्जी बुरी बातें की, चाइना की तरफ जाना चाहे इंडिया को छोड़ के, जब वापस आते हैं ये लोग तो इंडिया वेलकम करता है। हर कंट्री चाहता है कि उसके रिलेशनशिप इंटरनेशनल लेवल पे बड़े स्टेबल होने चाहिए ताकि उसे ट्रेड वॉल्यूम बढ़े, टेक्नोलॉजी आए, एजुकेशन प्रॉस्पेरिटी आए। तो एक सिंपल सा रूल है कि आप एक दूसरे, आज ग्लोबल विलेज ना जो चीजें वो ऑपोजिट हो रही है, क्योंकि नेपाल से जो चीज सस्ती नहीं मिलती वो जाके जो है दूसरी तरफ इंडिया से लोग जाके ले रहे होते हैं। पेट्रोल की बात की जाए वो इंडिया से ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे नजर क्लियरली आ रहा है कि नेपाल को इंडिया की जरूरत है। नेपाल इंडिया से 60% ट्रेड करता है, इंडिया नेपाल से 1% करता है। अच्छा, ये कंट्री की डिपेंडेंसी पे होती है। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, अगर हम लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्टिविटी करते हैं, किसी चीज को प्रोडक्शन में लेके आते हैं, एग्जांपल कोई भी मसलन बाइक्स की हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, एक बात है, तो सारी बात है कि सस्ते बाइक बनेंगे। अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ना हो तो अगर आप जैसा आपने बताया कि नेपाल के अंदर प्रोडक्शन डिपेंडेंसी करता है इंडिया के ऊपर, तो डिपेंडेंसी इसलिए कर रहा है कि नेपाल के अंदर अपना प्रोडक्शन वो स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो नेपाल को चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। बहुत सारे छोटे कंट्री ने, जो जापान की हमारे सामने एग्जांपल है, तो इम्प्रूवमेंट लेके आया। तो आज तो इसके बाद जारी बात है कि इंडिया की भी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो जाएगी। तो ये चीज है। अच्छा, करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया की दूसरी कंट्रीज की तरफ से दिन ब दिन मतलब ज्यादा यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी देखें, हम इंटरनेशनल करेंसी में अभी यूरो था, डॉलर था, बहुत सारी करेंसी थी। तो दुनिया का ऐसा जो कॉन्फिडेंट है ना, वो डॉलर जो दूसरी करेंसी के ऊपर कम हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि यूएसए और बहुत सारी दूसरे और यूरोपीय यूनियन वगैरह दूसरे मुल्कों पे पाबंदियां लगा देते हैं खाम की। तो जैसे कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है उनका, इवन के पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हिल जाता है।